बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है वो पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 10 का 1 से लेकर और 4 तक पढ़ा था। आज जो है हम सेक्शन 10 का 5 से लेके और 13 तक पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज इस पैटर्न को मैंने चेंज किया है ताकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनको हम मेमोराइज भी कर सकें। अब मेमोराइज करने के लिए चंद शॉर्ट हमारे पास ऐसी चीज़ें हों कि जिनकी बुनियाद के ऊपर हम मेमोराइजेशन जो है वो कर सकें। उस हवाले से आज हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो में टाइम बहुत थोड़ा सा ही होता है ताकि हम इसको कंप्लीट भी कर सकें। तो टॉपिक जो है उसको मैंने चेंज किया है और उसका टॉपिक का नाम है हाउ टू मेमोराइज सेक्शन 10 ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस 2000। इसका जो सबसे पहला सेक्शन है, सबसेक्शन जो इसका सबसे पहला है वो सबसेक्शन है 10 का 1। अब 10 का जो 1 है उसमें उसके सामने हमने लिखा है सर्विस ऑन डिपेंडेंट। तो अब जब आप सेक्शन 10 का 1 जब भी आपके सामने आएगा तो ये बात आपके जहन में आ जाएगी कि भाई ये सब सेक्शन के अंदर सर्विस ऑन द डिपेंडेंट के बारे में लिखा है। दूसरा जो सबसेक्शन है सेक्शन 2, जब ये आपके सामने आता है तो आप इसमें ये चीज आपके जहन में रहेगी कि यहाँ पर लिमिटेशन दी गई है कि लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन जो है आपने 30 दिन के अंदर अंदर दाखिल करनी है। उसके बाद सबसेक्शन 3 आ जाता है। सबसेक्शन 3 में हमें सबसेक्शन 3 जो है वो हमें ये बताता है कि इसके जो आपकी लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन होगी वो किस तरह की होगी। तो वो उसका तरीका वो फॉर्म होगा रिटन स्टेटमेंट का। लीव टू डिपेंड एप्लीकेशन होगी इन अ फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड व्हिच इंक्लूड्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। ये बातें हम कल कर भी चुके हैं, लेकिन हम इसको आज मेमोराइज करने के लिए कि हम चंद ऐसी चीजें एक शॉर्ट नोट हमारे पास हों, हिंट्स हमारे पास हों कि हम उन हिंट्स की बुनियाद पे ये चीजें याद रखें। जब हम इसको जब प्रैक्टिस करें या हम अगर पेपर दे रहे हैं तो उस हवाले से, दोनों हवालों से ये आपके जहन में बैठ जाए कि भाई हमने ये करना है। अब जब हम सेक्शन 10(4) की बात करते हैं तो सेक्शन 10(4) जैसे ही आप उसमें है कि आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट में जो है वो डिफेंडेंट लिखेगा कि उसने कितना अमाउंट अवेल किया है, कितना अमाउंट रीपे किया है, कितना अमाउंट जो है पेएबल है जो उसने पे करना है और कितना अमाउंट उसका डिस्प्यूटेड है। तो इसको हम अगर 4 जो हमने 20 वक्त रूल्स पढ़े हैं। पहले रूल में हमें सर्विस के बारे में बताया गया है, दूसरे रूल में हमें लिमिटेशन ऑफ द लीव टू डिपेंड बताया गया है, तीसरे रूल के अंदर सबसेक्शन में, तीसरे सबसेक्शन में हमें फॉर्मेशन बताई गई है कि लीव टू डिपेंड की फॉर्मेशन क्या होगी, रिटन स्टेटमेंट की तरह होगी और उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स होंगे। चौथे में हमें बताया गया है कि चौथे के अंदर रिटन जो है आप एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे डिपेंडेंट की तरफ से और उस डिपेंडेंट के स्टेटमेंट में आप जो लिखेंगे वो क्या होगा, अमाउंट अवेल बाय द डिपेंडेंट, अमाउंट रीपेड बाय द डिपेंडेंट, अमाउंट पेएबल बाय द डिपेंडेंट एंड डिस्प्यूटेड अमाउंट। तो ये जो हम कल जो हमने वीडियो देखी थी ये उससे अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास सेक्शन आ जाता है 10 का 5। 10 का 5 जो है वो पेनल्टी है। 10 का 5 क्या है, पेनल्टी है कि अगर आपने कोई गलत मालूमात दी है, मकसद आपने अपनी लीव टू डिफेंड में कोई गलत मालूमात फराहम की है या आपने गलत बयानी से काम लिया है, तो उस सूरत में 10(5) के तहत आप पे पेनल्टी इम्पोज हो सकती है।
तो अब हम सेक्शन 10(5) जब हमसे कोई कहेगा कि भाई सेक्शन 10(5) क्या है, सेक्शन 10(5) सिंपली हम उसको आंसर ये कर सकते हैं कि ये अगर कोई गलत बयानी से काम लिया गया है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बाय द डिफेंडेंट, ही शैल लायबल टू बी पेनलाइज और पेनल्टीज को इम्पोज हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 10 का 6। सेक्शन 10 का जो 6 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जी आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी लीव टू डिफेंड के साथ फाइल करने हैं जो कि आपकी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट को सपोर्ट करें। तो ये भी एक ऐसा प्रोविजन है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल करना लाजिम है। कि आपसे अगर कोई पूछे कि भैया सेक्शन 10(6) क्या है, तो सेक्शन 10(6) का आप ये जवाब दे सकते हैं कि ये इट पर्टेन्स टू द डॉक्यूमेंट on which the defendant supports substantial question of law and facts। सेक्शन 10(6) क्या है, सेक्शन 10(6) है पर्टेन्स करता है डॉक्यूमेंट से, जो हमने डॉक्यूमेंट्स लीव टू डिफेंड के साथ फाइल करने हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्ट करेंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स को। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 10 का 7। अब 10 का 7 जो है वो रिजेक्शन के हवाले से है। सेक्शन 10 का 7 जो है पेनल्टीज के हवाले से है। सेक्शन 10 जो है उसका सब सेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर आपने 3 और 4 की कंप्लायंस नहीं की है, अगर आपने 3 और 4 की कंप्लायंस नहीं की है तो लीव टू डिफेंड आपकी रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपने 3 और 4 की कंप्लायंस नहीं की है, 3 और 4 क्या थे आपके, 3 और 4 में 3 में आपके थे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स और 4 में क्या था, 4 में आपका स्टेटमेंट था। जो स्टेटमेंट आपने दिया कि इतना अमाउंट मैंने लिया, इतना रीपे किया, इतना मुझ पे आउटस्टैंडिंग है और ये डिस्प्यूटेड अमाउंट। अगर ये दोनों चीजों की आपने कंप्लायंस नहीं की है तो आपकी लीव टू डिफेंड रद्द हो सकती है 10(7) में। जब आप लीव टू डिफेंड फाइल कर देते हैं तो एक मौका दिया जाता है प्लेंटिफ को कि वो लीव टू डिफेंड का जवाब दे सके। तो लीव टू डिफेंड का जो जवाब दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10(8) के अंदर। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 8 के अंदर आप फाइल करेंगे रेप्लिकेशन। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल किया भी जा सकता है कि सेक्शन 10 का 8 क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि जी 10 का 8 रेप्लिकेशन है। उसके बाद सेक्शन 10 का 9, 10 का 9 जो है बैंकिंग कोड अलाउ लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन इन व्यू ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स रेज्ड in respect of which evidence needed to be recorded। अब आपकी लीव टू डिफेंड ग्रांट जो होगी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है इसका वो 3 है। 3 में क्या है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। अगर आप ऐसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स ले आते हैं अपनी लीव टू डिफेंड में कि जिसकी बुनियाद पे एविडेंस रिकॉर्ड की जाए, तो उस सूरत में बैंकिंग कोड जो है वो सेक्शन 10 के 9 में आपकी लीव टू डिफेंड अलाउ कर देगी और उसके बाद आपकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी। उसके बाद 10 का सबसेक्शन 10 है इम्पोजिंग कंडीशन एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। 10 का जो 10 है इसके अंदर बैंकिंग कोड जो है वो आपको कंडीशनल लीव टू डिफेंड भी दे सकती है। In case you have admitted some amount in subsection 4, जो आप ब्रेकअप देंगे सबसेक्शन 4 का, अगर आपने उसमें एडमिट किया है कि भाई इतना अमाउंट मुझ पे अभी बाकी है, तो उस सूरत में बैंकिंग कोड आपको कंडीशनल लीव टू डिफेंड दे सकती है। और कंडीशनल लीव टू डिफेंड में वो कोई भी कंडीशन लगा सकती है जो भी सर्कमस्टेंसेस के हवाले से हो। तो 10 का जो 10 है वो है imposing condition as it deems fit and appropriate in circumstances of the case। तो अब क्या है कि उसके बाद सेक्शन 10 का 11 है if leave to defend application is accepted, court shall treat the application for leave to defend as written statement। अब अगर आपकी लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है, जो कि हमने 10(9) में और 10(10) में दोनों में ये देखा है,
उस सूरत में आपकी जो लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू रिटन स्टेटमेंट, क्योंकि हम उसका जो फॉर्मेशन है वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं 10 के 2 के अंदर के वो फॉर्मेशन क्या होगी उसकी, वो फॉर्मेशन उसकी होगी एज ए रिटन स्टेटमेंट। लेकिन जब तक वो अलाउ नहीं होगी जब तक वो लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन ही कहलाएगी। लेकिन जब आपकी लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू रिटन स्टेटमेंट, और जो आपके सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स हैं वो तमाम कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इश्यूज। तो ये कन्वर्जन का अमल जो है वो आपकी लीव ग्रांट होने के बाद होगा, ताकि फिर उसके नेक्स्ट स्टेप आपकी एविडेंस आ जाए। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 10 का 12। if the leave to defend is rejected, the banking court shall forthwith proceed to pass judgment and decree। ये बड़ा अहम वो क्वेश्चन है कि अगर आपकी लीव टू डिफेंड रद्द हो जाती है, अगर आपकी लीव टू डिफेंड रद्द हो जाती है तो उसके बाद और कोई प्रोसीडिंग नहीं होंगी, हैंस फॉरविथ जो कोर्ट है वो जजमेंट डिक्री पास कर देगी। जजमेंट डिक्री कोर्ट किस उसमें करेगी पास 10 के 12 के अंदर। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 10 का 13। 10 का 13 जो है हमारा वो इस वक्त खैर उसका कोई वो नहीं है। रीजन ये है कि 10 के 13 में जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस आया था उस वक्त जो है लीव टू डिफेंड जाहिर है पुराने फॉर्मेट से फाइल की गई थी, तो उसको चेंज करने के लिए कोर्ट ने मजीद 21 रोज का टाइम दिया, और उस 21 रोज के टाइम से उस 21 रोज के टाइम के बाद जो है आप लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो अभी जितने भी हमने मेमोराइजेशन के हवाले से सेक्शन 1 से लेके 13 का एक जायजा लिया है, और उसमें बुनियादी जो बातें हैं हर सबसेक्शन के अंदर उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश की है, ताकि आपसे जब कोई सवाल करे कि भाई टैक्स सेक्शन 10 का 4 क्या है, तो आपके पास मेमोराइजेशन में ये बात पता होनी चाहिए कि भाई 10 के 4 में हम स्टेटमेंट फाइल करते हैं। 10 का 3 क्या है, 10 का 3 जो है वो आपको ये बताता है कि आपने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स फाइल करने हैं। सेक्शन 10 का 1 क्या है, ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको अपनी रूटीन प्रैक्टिस में काम आएंगी। अब हम इसको जो हमने इस वक्त सेक्शन से देखे हैं, अब हम इसको जिस रूटीन में जो लिखा हुआ है, जिस तरह से तहरीर किया गया है, जो हमारी बुक्स में मौजूद है, उसको भी एक रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है मेमोराइजेशन के लिए, कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि हम क्या चीज मेमोराइज करें। अब हम वो नरेशन पढ़ रहे हैं जो कि इस वक्त हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस में मौजूद है, ताकि वो चीजें भी आपके जहन में रहें कि वो जो चीजें थी वो हिंट्स थी, जो इससे पहले हमने मेमोराइजेशन की बात की है वो हिंट्स थी। अब उन हिंट्स के बाद अब हम उसको जो हमारी बुक्स में सेक्शंस लिखे हैं उनको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, ताकि आपकी चीजें वो जहन में रहें कि भाई हमने क्या चीज पढ़ी थी और इसमें से क्या हिंट निकाली थी। तो उससे आपकी मेमोराइजेशन बेहतर होगी, और इंशाल्लाह मैं फर्दर भी इस पे वीडियोस बना रहा हूँ डिफरेंट जो सेक्शंस हैं और उसकी मेमोराइजेशन के साथ, कि हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो मेमोराइजेशन का हो, वो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हमें हमेशा याद रहे। सेक्शन 5 है where application for leave to defend submitted and the proceeding subsection is found to be materially incorrect at any stage of the proceeding, the defendant shall lose the right to defense and shall also be liable to pay penalty of not less than 5% of the amount of claim unless the defendant can establish that incorrect information was submitted as a result of bona fide mistake।
तो हमने भी मेमोराइजेशन में भी पढ़ा कि सेक्शन सब सेक्शन 5 जो है ये पेनल्टी के हवाले से है कि अगर आप कोई डिपेंडेंट जो है गलत बयानी से काम लेता है, कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोसीडिंग के दौरान, तो उसको पेनलाइज किया जा सकता है और उस पर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। दैट पेनल्टी would not less than 5% of the amount of the claim। जो हम रिकवरी अमाउंट जो हम कोर्ट में फाइल किया है प्लेंटिफ ने, उसका 5% नॉट प्लस उसके 5% से कम नहीं होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 अभी हमने मेमोराइजेशन में भी देखा, अब हम उसको बुक के हिसाब से देख लेते हैं। The application for leave to defend shall be accompanied by all the documents which, in the opinion of the defendant, support the substantial question of law or fact raised by him। सेक्शन 6 जो है हमें, सबसेक्शन 6 जो है हमें ये कहता है कि आपने लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो आपके नजदीक, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग डिफेंडेंट, आपके ओपिनियन में डिफेंडेंट के जो सपोर्ट करेगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। ये डॉक्यूमेंट्स जो हम फाइल करेंगे, ये जो वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हमने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट लिखे हैं सेक्शन 10(3) के हिसाब से, उनको सपोर्ट करेगा। उसके बाद फिर हमारी रिजेक्शन का एक हवाला आ जाता है सेक्शन 10 का सबसेक्शन 7। An application for leave to defend which does not comply with the requirement of subsection 3(4) where applicable and 5 shall be rejected unless the defendant disclose therein sufficient cause for its inability to comply with such requirement। अब ये देखेंगे कितने important प्रोविजंस हैं सबसेक्शन 3 और 4 कि अगर आप अपनी लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन में इनकी कंप्लायंस नहीं करते हैं, अगर आप इनकी कंप्लायंस नहीं करते हैं तो आपकी लीव टू डिफेंड रद्द हो जाएगी। लिहाजा जब आप लीव टू डिफेंड ड्राफ्ट करें तो इसका आप खास तौर पे ख्याल रखें। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन, हमारे पास है 8 कहता है कि the plaintiff shall be given an opportunity for filing reply to the application for leave to defend in form of replication। जब आप लीव टू डिफेंड फाइल कर लेते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है प्लेंटिफ को कि वो भी उसका जवाब दाखिल कर सके, और उसमें अगर वो चाहता है कोई वजाहत करना तो वो उसमें कोई वजाहत भी कर सकता है, क्योंकि प्लेंट जो उन्होंने फाइल की है उसके बाद आपने जो नए ग्राउंड्स, नई चीजें, नए फैक्ट्स लेकर आए हैं तो उसका उस जवाब दे सकता है, और वो जवाब किसमें देगा? 10(8) में। तो ये तमाम जो हम सब सेक्शंस पढ़ रहे हैं इसको मेमोराइज भी कीजिए आप, ताकि आपको ये अपनी प्रैक्टिस के अंदर काम आए। अब आ जाता है सब सेक्शन 9। Subject to section 11, the banking court shall grant the defendant leave to defend the suit if, on consideration of the contents of the plaint, the application for leave to defend and the reply thereto, it is of the view that substantial question of law and facts have been raised in respect of which evidence needs to be recorded। ये डिफेंडेंट के लिए है कि अगर डिफेंडेंट तमाम जो उसके हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़े हैं, अगर वो तमाम प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ऐसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स अलोंग विद द सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्स, अगर वो डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट करके सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट लाता है जिसकी बुनियाद पे एविडेंस रिकॉर्ड होना जरूरी है, तो बैंकिंग कोर्ट जो है वो 10(9) के अंदर लीव उसकी ग्रांट कर देगी। ये जो लीव ग्रांट होगी इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास दो किस्म की लीव हैं, एक लीव टू डिफेंड आपके पास कंडीशनल है और एक लीव टू डिफेंड आपके पास अनकंडीशनल है। उसके बाद हम आ जाते हैं 10 का 10 का जो 10 है वो आपका जो इन ग्रांटिंग लीव
under subsection 8, the banking court may impose such condition as it may deem appropriate in the circumstances of the case, including condition as to deposit a cash or furnishing surety. अब जो आपने 10(4) के अंदर जो आपने स्टेटमेंट ऑफ ब्रेकअप दिया है, उसकी बुनियाद पे जो है बैंकिंग कोर्ट आपको कंडीशनल लीव टू डिपेंड ग्रांट कर सकती है कि भाई जो अमाउंट आपने डिस्प्यूटेड नहीं है, जो आप ये एडमिट करते हैं कि भाई मैं इतना अमाउंट देने का पाबंद हूँ, तो वो अमाउंट आप कोर्ट में जमा करा दें या कोई श्योरिटी जमा करा दें, उसकी बुनियाद पे जो लीव टू डिपेंड ग्रांट होगी वो होगी 10 सबसेक्शन 10 के अंदर। उसके बाद 11 पे आ जाते हैं हम। 11 है जी, where the application for leave to depend is accepted, the banking court shall treat the application as written statement and it in its order granting leave shall frame issues to the substantial question of law and facts and subject to fulfillment of any condition attached to grant of leave, fix a date for recording of evidence thereof and dispose the suit. अगर लीव टू डिपेंड ग्रांट हो जाती है तो जैसे ही लीव टू डिपेंड ग्रांट होगी तो 10 का जो 11 है उसके अंदर जो आपकी लीव एप्लीकेशन है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू रिटन स्टेटमेंट, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है। रिटन स्टेटमेंट आपकी लीव एप्लीकेशन बन जाएगी और जो आपके सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट से वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फिर उसका प्रोसीजर आगे दिया गया है कि अगर ये दोनों चीजें जब हो जाएंगी तो फिर बैंकिंग कोर्ट जो है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए केस रखेगी, जिसमें प्रिंटिव की एविडेंस, जिसमें डिपेंडेंट की एविडेंस, और उसके बाद फाइनली केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। no. उसके बाद आ जाता है हमारे पास 12, 10 का सबसेक्शन 12, where the application for leave to defend is rejected or where a defendant fails to fulfill the condition attached to the grant of leave to defend, the banking court shall forthwith proceed to pass judgment and decree in favor of the plaintiff against the defendant. अगर आपकी लीव टू डिपेंड रद्द हो जाती है, अगर आपकी लीव टू डिपेंड रद्द हो जाती है तो उस सूरत के अंदर बैंकिंग कोर्ट जो है वो फौरी तौर पे हैंड्स फॉरविथ यानी फौरी तौर पे सूट डिक्री कर देगी और जजमेंट डिक्री पास कर देगी जैसे ही आपकी लीव टू डिफेंड ग्रांट होती है। क्योंकि एक समरी प्रोसीजर है, समरी ट्रायल है, इसलिए इसमें ज्यादा मौका डिपेंडेंट को नहीं दिया जाता इसको लिंगर ऑन करने का, इसको आगे बढ़ाने का। इसलिए जैसे ही आपकी लीव रद्द होती है तो आप का जो प्रिंटिव का सूट है वो डिक्री हो जाएगा बगैर किसी टाइम दिए। उसके बाद 13 है, where an application for leave to defend has been filed before the coming into force of this ordinance, the defendant shall be allowed a period of 21 days from the date of coming into force of this ordinance or from the date of first hearing thereafter, whichever is later, for filing an amended application for leave to defend in accordance with the provision of this ordinance. अभी इस जो सेक्शन 10 का 13 है ये उस वक्त के लिए था जिस वक्त ये इनेक्टमेंट हुआ था, जिस वक्त ये स्टार्ट 2001 में जब ये ऑर्डिनेंस आया था। तो जो लीव टू डिपेंड एप्लीकेशन इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले फाइल हुई थी उन्हें कन्वर्ट टाइम दिया गया था 21 डेज का कि वो जो है वो फाइल कर सकें। लिहाजा आज जो हमने ये तमाम जो टॉपिक्स पढ़े हैं इनको गो थ्रू किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हम इसको और कमेंट्स भी करें खास तौर पे, क्योंकि पिछली वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट्स नहीं की। आप कमेंट्स करें ताकि मैं इसको बेहतर से बेहतर कर सकूं और जो मैं इस वक्त आपको डिस्कशन कर रहे हैं हम इसमें भी आप मुझे सजेस्ट करें कि इसको हम किस तरह से बेहतर करें। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो है
लेकर आ रहे हैं, और वो भी इसी पैटर्न पे होगी कि हम पहले मेमोराइजेशन की बात करें और उसके बाद फिर हम लॉ को पॉइंट वाइज सबसेक्शन वाइज उसको पढ़ें ताकि हमें वो चीज़ मेमोराइज हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।